नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बने गठबंधन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस गठबंधन के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी इतिहास और उसके वर्तमान स्थिति का आकलन करते हैं। सन 1990 में बिहार में कांग्रेस की सरकार के पराजित होने के बाद लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। इस सरकार के बनने के कुछ ही वर्षों बाद इनमें अंतर्कलह शुरू हो गया और जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए। 1995 में बिहार विधानसभा का पुनः चुनाव हुआ और इसमें लालू यादव पुनः विजयी हुए और मुख्यमंत्री बने। कुछ ही वर्षों बाद लालू यादव कुछ चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में वे जनता दल के किसी मेंबर के बदले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जिसका जनता दल में व्यापक विरोध था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद 1998-99 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को अच्छी सफलता नहीं मिली। पुनः 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तत्कालीन राज्यपाल ने पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन वे अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और ऐसे में कांग्रेस के सहयोग से राष्ट्रीय जनता दल ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में पुनः सरकार का गठन किया। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी का एक व्यापक गठबंधन बना, जिसे बिहार में बड़ी सफलता हासिल हुई और 2004 के केंद्रीय सरकार के निर्माण में बिहार की प्रमुख भूमिका रही। पुनः फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में यूपीए सरकार में शामिल रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा अलग से चुनाव लड़ी। ऐसे में यूपीए के मतों का आपस में विभाजन हुआ और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। उसे सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भी प्राप्त हुए और उसे सबसे ज्यादा सीटें भी मिली, लेकिन वह अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में यहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। पुनः अक्टूबर 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा सीटें मिली। राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर रही, लेकिन अभी भी मत प्रतिशत के मामले में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार चलती रही और उनके कार्यों के चलते इस पीरियड में उनको सुशासन बाबू का दर्जा दिया गया। इन परिस्थितियों में 2009 में लोकसभा के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट गया। वे रामविलास पासवान की लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ी। स्वाभाविक था कि मत विभाजन के चलते यूपीए को बिहार में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। पुनः 2010 के विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी लोजपा और राजद एक साथ मिलकर लड़ी, जबकि कांग्रेस अलग थी। दूसरी तरफ एनडीए में भाजपा और जदयू के बीच मजबूत गठबंधन बना हुआ था। साथ ही 5 साल के नीतीश कुमार के अच्छे कामों का भी उन्हें पुरस्कार मिला और 2010 के चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली। राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरह पराजित हुआ और उसे विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने का भी जो मौका था वो नहीं मिल पाया। ऐसे में लग रहा था कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लगभग पटाक्षेप उसके राजनीतिक जीवन का हो चुका है। पुनः 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। परिस्थिति बदल चुकी थी। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन वे तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में यहां से भाजपा को बड़ी सफलता हाथ लगी। लेकिन 2015 में नाटकीय रूप से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया और एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल
राजनीतिक रूप से पराजित हो गए राष्ट्रीय जनता दल में नई ऊर्जा आई और इस चुनाव में बने महागठबंधन ने एक तरह से कहे तो एनडीए को बुरी तरह से पराजित किया। इस गठबंधन में जो सीट का फॉर्मूला बना था उसमें जदयू और राजद बराबर बराबर सीटें लड़ रही थी। लगभग 101 सीट जीतकर राजद ने 101 सीट लड़कर राजद ने 80 सीटें जीती, जबकि 101 सीट पर चुनाव लड़कर जदयू ने 71 सीटें जीती। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चुनाव में सीट के मामले में राजद पुनः बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उनकी जनता दल यू के साथ सत्ता में भागीदारी हुई। कम सीट आने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जबकि राजद के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और लालू प्रसाद यादव के दूसरे पुत्र तेज प्रताप यादव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन बदली परिस्थिति में सन 2017 में नीतीश कुमार ने पुनः पाला बदला और तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को मुद्दा बनाकर वे भाजपा के सहयोग से नई सरकार का गठन किया और वे एनडीए में लौट गए। इन परिस्थितियों में सन 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस, उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर एक गठबंधन को बनाया। इस गठबंधन में मुकेश सहनी भी शामिल थे, लेकिन इस चुनाव में यूपीए को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और बिहार के लिए निर्धारित 40 सीटों में से मात्र एक सीट पर ही उन्हें विजय मिला। इन्हीं परिस्थितियों में अब 2020 का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में एक तरफ एनडीए है और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बना गठबंधन है। शुरू में इस गठबंधन में लग रहा था कि जो भी दल 2019 के लोकसभा चुनाव में शामिल थे वे सभी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इससे अलग हो गए। पहले जीतन राम मांझी ने पाला बदला, फिर उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और चुनाव घोषणा होने के बाद अंतिम क्षण में मुकेश सहनी भी इससे अलग हो गए। इस चुनाव के लिए राजद ने वामपंथियों के साथ गठबंधन किया, जबकि दूसरी तरफ एनडीए का मजबूत गठबंधन था। उसमें जदयू, भाजपा और लोजपा शामिल थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, वहां भी उथल पुथल मचना शुरू हुआ और लोजपा उस गठबंधन से अलग हो गई। कह सकते हैं कि जो चुनाव 2 माह पहले तक बिल्कुल एक तरफा लग रहा था, उस चुनाव में 2 कारणों से जान आ गई। एक, लोजपा एनडीए से अलग हो गए, दूसरे वामपंथियों के साथ राजद का गठबंधन हुआ। इन परिस्थितियों में अब हम वर्तमान चुनाव में राजद की स्थिति का आकलन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजद ने एक बढ़िया गठबंधन बनाया जिसका जमीन पर आधार दिखता है। 2019 का गठबंधन एक सामाजिक गठबंधन था, जिसके नेता इस बात का दावा तो करते थे कि उनका सामाजिक आधार है, लेकिन कभी यह वोटों में परिलक्षित नहीं हुआ था। जब हम चुनाव परिणाम का आकलन करते हैं तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी जिस सामाजिक वर्ग की बात करते हैं उनका पूरा समर्थन उनके साथ नहीं था। ऐसे में जब 2020 चुनाव के लिए गठबंधन का निगोशिएशन शुरू हुआ तो उसमें तेजस्वी यादव ने अपने छोटे सहयोगी दल के सामने यह बात रखी कि सीट आपको संख्या के आधार पर नहीं दी जाएगी, आपको जो भी सीट लेना है उसके लिए मजबूत उम्मीदवार बताना होगा। साथ ही आपको किसी भी बड़े दल या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि छोटे दल में चुनाव के बाद टूट की बड़ी संभावना होती है। हम 2015 के चुनाव में भी देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से जीते हुए दोनों विधायक बाद में जदयू में शामिल हो गए। ऐसे में बात बनता न देखकर ये दल अलग हो गए। एक हद तक राजद की स्ट्रेटजी यह भी थी कि ये दल जिन सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वह मुख्यतः एनडीए का वोटर है, उनका वोट कभी भी राजद के गठबंधन को नहीं मिलता है। ऐसे में अगर वे राजद से दूर भी हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अलग से चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान एनडीए को ज्यादा होगा और
राजद गठबंधन को कम होगा। उपेंद्र कुशवाहा के मामले में यह बात सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि वे राजद गठबंधन से अलग होकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बने। वे बसपा के साथ और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाए हैं और रालोसपा के अधिकांश उम्मीदवार कुशवाहा समाज से आते हैं, जो मुख्यतः एनडीए और नीतीश कुमार के ही वोटर हैं। रालोसपा ने बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवार उतारे हैं और ग्राउंड पर दिख भी रहा है कि वो एनडीए को डैमेज कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का संभवतः मुकेश सहनी के मामले में यही कैलकुलेशन उल्टा पड़ा। अगर मुकेश सहनी स्वतंत्र रूप से उपेंद्र कुशवाहा की तरह अलग से चुनाव लड़ते और बड़ी संख्या में सहनी समाज के लोगों को लड़ाते तो इसका नुकसान एनडीए को होता। लेकिन अंतिम समय में भाजपा ने मुकेश सहनी की उपयोगिता को भांपते हुए उन्हें एनडीए में शामिल किया और अपने हिस्से से 11 सीटें दी। अब चुनाव परिणाम में उनके इस कदम का आकलन हम देखेंगे। इसी तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी भी जदयू के साथ समझौते में चली गई, लेकिन इसके बदले शुरू से ही राजद ने वामपंथियों के साथ गठबंधन करने पर जोर दिया। बिहार में लगभग 4 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां वामपंथियों को 8000 से ज्यादा मत मिलते हैं और ये मत किसी जात बिरादरी पर आधारित नहीं है, यह कैडर पर आधारित पार्टी है और इनके वोटर भी अपने वोट ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम में इस कदम का भी परीक्षण होगा। पुनः राजद ने कांग्रेस को अपने साथ बनाए रखा और कहा तो यह जाता है कि कांग्रेस को साथ बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारी सीटें कांग्रेस को देनी पड़ी है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें ज्यादा नुकसान राजद का दिखता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को दी जाने वाली अधिकांश सीटें कमजोर सीटें हैं जिस पर किसी भी उम्मीदवार के होने से परिणाम में बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं थी। दूसरे राजद ने कांग्रेस को वैसी सीटें ज्यादा दी हैं जो भाजपा से लड़ी जाने वाली हैं और जहां भाजपा के सवर्ण उम्मीदवार होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस वहां से सवर्ण उम्मीदवार उतारी है और कहा यह जा रहा है कि इन सीटों को राजद की तुलना में कांग्रेस ज्यादा अच्छे से लड़ सकती थी। पुनः इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि राजद ने स्ट्रेटजी के फ्रंट पर भी बढ़िया काम किया है। उन्होंने विकास के मुद्दे को उठाया है, उसमें भी बेरोजगारी, पलायन और महंगाई के मुद्दे को प्रमुखता दी है। अब तक राजद का जो सामाजिक आधार MY था उससे बाहर जाते हुए दूसरे वर्ग के लोगों को भी उन्होंने टिकट दिए हैं। इस बार सवर्णों की संख्या उन्होंने बढ़ाई है, वैश्य समाज से काफी टिकट दिए हैं। साथ ही नीतीश कुमार का जो मुख्य आधार अति पिछड़ा वर्ग है उस वर्ग से भी लगभग जदयू के बराबर ही टिकट राजद ने भी बांटे। साथ ही अब तक राजद का जो मुख्य मुद्दा सामाजिक न्याय का होता था, इस चुनाव में तेजस्वी यादव उससे भी दूरी बनाते दिख रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा युवा वर्ग से जुड़ा हुआ रोजगार का मुद्दा है और वे इसी पर फोकस करते दिख रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि राजद के जो विवादास्पद नेता हैं, मतलब विवादास्पद मुद्दे से तो उन्होंने दूरी बनाई ही है, साथ साथ विवादास्पद नेताओं से भी दूरी बनाई है। इसमें संजोग है कि लालू यादव जेल में है। स्वाभाविक है कि उनके शासनकाल के जो बुरे स्मरण है लोगों के दिमाग में, उनके राजनीतिक पर्दे से दूर रहने के कारण वह भी धूमिल पड़ा है। साथ ही चुनाव प्रचार से राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव को भी दूर रखकर तेजस्वी ने एक बढ़िया काम किया है, जिससे लोगों को राजद के शासनकाल में हुए जो कुशासन थे उसको भूलने में मदद मिली है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कम्युनिस्टों से गठबंधन के कारण जो महादलित और अति पिछड़ा, जो समाज के सबसे आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है,
जो अब तक नीतीश कुमार को मुख्य रूप से वोट दे रहा था और कोरोना के बाद उपजी परिस्थितियों में वह सबसे ज्यादा प्रभावित है, ऐसे वर्गों में भी राजद के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है। इन स्थितियों में हमारा आकलन है कि इस चुनाव में राजद मत प्रतिशत के मामले में तो निश्चित रूप से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी ही बनेगी। हो सकता है कि वह सीट के मामले में भी पुनः बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। इसी वीडियो में हम लोग राजद के 2 अन्य सहयोगी दल की भी चर्चा कर लेते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को भी लगभग 70 सीटें मिली हैं। जानकार कहते हैं कि यह उनके वर्तमान राजनीतिक हैसियत की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को साथ रहना जरूरी है। यह सही है कि वर्तमान समय में कांग्रेस के पास कोई मजबूत वोट बैंक नहीं है। जैसे सभी राजनीतिक दलों का एक वोट बैंक है, जाति के हिसाब से कुछ जाति किसी भी दल से जुड़े हैं, इस तरह की बात हम कांग्रेस के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस का जो महत्व है वह अलग होने पर दिखता है कि अगर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती और अधिकांश सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उतारती, तो ऐसे में अल्पसंख्यक उम्मीदवार के दिमाग में डाउट होता कि वो किस पक्ष को अपना मत दे। कांग्रेस को साथ रहने से अल्पसंख्यकों के दिमाग से जो डाउट है वो बिल्कुल खत्म हुआ है कि उन्हें किसे वोट देना है। साथ ही सवर्णों के कुछ वर्ग में अभी भी इसके प्रति निष्ठा बनी हुई है। अब देखना यह है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस अपने 2015 की जो टैली है 27 उसको दोहरा पाती है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस 2 दर्जन के आसपास सीट जीत सकती है। अब हम बात करते हैं सीपीआई एमएल की। सही अर्थों में अगर कहें तो इस गठबंधन का एक्स फैक्टर वामपंथियों का साथ आना है। वैसे तो वामपंथी दल आपस में कभी कभी मिलकर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस चुनाव में तीनों वामपंथी दल एक साथ हैं और उनका गठबंधन और उनका कंप्लीट गठबंधन राजद के साथ हुआ है। वामपंथियों को बिहार में 29 सीट दी गई है और इनमें से लगभग आधी सीट पर वह जीतने की स्थिति में है। कह सकते हैं कि वामपंथियों के आने के बाद जो समाज का सबसे कमजोर तबका है उसका विश्वास राजद की तरफ बढ़ा है और वो उसकी तरफ मुखातिब भी होते दिख रहे हैं। दूसरा कि अभी जो तेजस्वी यादव के राजनीतिक विमर्श में आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता मिली है, इसको प्रमुखता दिलाने में वामपंथियों की बड़ी भूमिका है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यही मुद्दा है जो बिहार के नैरेटिव को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक का बिहार का राजनीति जो जाति पर आधारित था, इस बार लग रहा है कि वह मुद्दों पर आधारित हो गया है। पुनः हम देखते हैं कि अगर इस गठबंधन को बहुमत मिलता है या सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो चूंकि यह वामपंथियों के सहयोग पर टिका हुआ होगा, ऐसे में उम्मीद की जाती है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं समाज के, उनके भी प्रश्न, उनके भी सरोकार इस सरकार के जहन में रहेंगे और राजद द्वारा किए जाने वाले किसी भी मनमानी पर वामपंथियों का नियंत्रण बना रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो ये अपने 1990 से लेकर 2005 के जो उनके कार्यकाल हैं और उसमें जो उन पर कुशासन के दाग लगे हुए हैं उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।